Hope you will be fine. How are you? Welcome to all. As I instructed, today's class, history, Indian history. And the main topic is, you know better, ancient Indian history, इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये कंटिन्यू 1.5 घंटे की क्लास है. स्ट्रीमिंग में 2 घंटे दिखा रहा होगा या फिर 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे की क्लास है. बीच में एक 5 मिनट का ब्रेक होगा 45 मिनट पर, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो है 45 मिनट्स का करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम अप्रैल लास्ट करेंगे और मई मंथ में चलेंगे. ओके, इन दैट रिस्पेक्ट आई हैव टू गो. वेल, ओके, listen carefully everyone. So today is May 18th, और आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है. यानी विश्व संग्रहालय दिवस. आज का इंपॉर्टेंस कहता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, विश्व संग्रहालय दिवस है. ये ध्यान में रखना है. कल जो बीत गया वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड था, हाइपर टेंशन डे, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कल. और कल की ही तारीख में 1498 में केरल के कैलीकट में वास्को डी गामा पहुंचा था. 1498 17 में पहुंचा था. आज का इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल म्यूजियम डे. आज मैंने 2 छोटे छोटे अखबार के न्यूज़, जो मैंने आज 40s के आसपास न्यूज़ आप लोगों को फ्लैश किया है फेसबुक पे, उस फेसबुक पे जाइए और उस 40 फोटो में 2 फोटो म्यूजियम से रिलेटेड होगा और हमें रिएक्ट करिए कि मैंने क्या लिखा है उसे. ठीक है, फेसबुक पे जाके रिएक्ट करिए. तो आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, ये ध्यान में रखना है. और वो 2 न्यूज़ हमें चाहिए, आपसे आपका रिएक्शन चाहिए, ताकि मैं समझूंगा कि हाँ आप अवेयर हैं और चीज़ों को देख रहे हैं. और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए, बाय द वे, हम लोग का जो टॉपिक है वो है आज हिस्ट्री. हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, जिसे हम और आप प्राचीन भारत कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास. उसमें जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता अंडर, याद होगा, प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री का मतलब तो बताया था ना, यानी हाफ हिस्ट्री. हाफ यानी हिंदी में क्या बताया था, आद्य इतिहास. तो हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता पे सारा का सारा फोकस करने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है.
सिंधु नदी घाटी सभ्यता। लिसन केयरफुली, आज का सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री का पार्ट 1 नोन, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, और उसका जो एक टॉपिक है जो फर्स्ट रेगुलर टॉपिक में आ जाता है, दैट्स कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। मैंने हिस्ट्री के बिगनिंग में बताया था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री सारा का सारा अर्लियर हिस्ट्री है, यानी सब के सब स्टोन एज में चला गया। तो स्टोन एज, चैल्कोलिथिक एरा, नहीं नियोलिथिक एरा, ये चीज़ है। और उसके बाद मैंने क्या कहा, प्रोटो, प्रोटो मतलब हाफ। तो हाफ हिस्ट्री यानी या तो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला तो लिटरेरी सोर्स नहीं, लिटरेरी सोर्स मिला है तो क्या मिला, मुझे नहीं मिला, आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। तो दोनों तरफ से फीडबैक नहीं मिला, कोई एक मिला, फीडबैक नहीं मिला, कोई एक मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें 99% जो मिला वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, इसका कहीं भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिला। जो कुछ भी थोड़ा राइटिंग वर्क मिला एज इंस्क्रिप्शन, वो हम नहीं पढ़ पाए हैं। हमसे मतलब जो लोग हैं आज वर्तमान में प्रेजेंट वर्क नहीं पढ़ पाया है, तो इसलिए इसको प्रोटो में रखा जाएगा। While the next topic your will be वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन को भी लिटरेरी सोर्स में हमें सब कुछ मिला, नियर अबाउट 95% मोर दैन, बट ए लिटिल इज आर्कोलॉजिकल एविडेंस एज इग्नोरेबल, सो देयर इज नो सोर्स ऑफ आर्कोलॉजिकल इन वैदिक, सो वैदिक इज हाफ, दैट इज ऑल्सो कंसिडर वैदिक, सेम प्रोटो हिस्ट्री। और गौतम बुद्ध के समय से 6th सेंचुरी बीसी से हिस्ट्री शुरू होता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री नोन एज आद्य, आद्य मतलब आधा, हाफ, आद्य इतिहास यानी हाफ हिस्ट्री। सो अंडर हाफ हिस्ट्री देयर इज ए बिग टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आवर फोकस इज टुडे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बाकी सब मिटा देने से बोर्ड पे आपको जगह मिल जाएगा, और आईवीसी को टॉप में लिख के फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पेन डाउन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपका टॉपिक है, और आज का जो डेट है आपका वो निकल के आ गया 18 मई 2020। अब इसका जो टाइम है, इसका टाइम है 2700 BC से 1750 BC, ये टाइम। जो इसका एरिया है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। शेप जो है ट्रायंगल शेप है। शेप अर्बन सिविलाइजेशन, ये इसे माना जाता है नगरीय सभ्यता। ध्यान रखो, वेल प्लान्ड cities,
अब है फाउंडर कौन था? फाउंडर माना जाता है लोकल बॉडी, लोकल पीपल। कौन थे वो? द्रविडियन सोसाइटी, जो आज हमारे दक्षिण भारत में रहते हैं। ठीक है, द्रविडियन सोसाइटी। लोकेशन, लोकेशन की बात होगी, बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, ये आता है। अब है थर्ड ओल्डेस्ट, among 4 old civilization। सवाल, भाषा उसकी क्या थी? लैंग्वेज क्या थी? तो क्या बोलेंगे? भाषा, लैंग्वेज हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, पिक्टोग्राफिक। पूछा जाएगा इंस्क्रिप्शंस कैसे होते थे, यानी लिपि, स्क्रिप्ट क्या थी? लेखनी, तो लेखनी का सवाल आएगा तो क्या बोलेंगे? वॉस्टुफेरियस। वॉस्टुफेरियस, वॉस्टुफेरियस का मतलब है सर्पाकार, ये थी। और पिक्टोग्राफिक का मतलब है भाव चित्रात्मक। अब आता है डिस्कवरर। डिस्कवरर कौन था? किसके नाम आएगा? तो बोलेंगे दयाराम साहिनी, ये नाम है। फर्स्ट टाइम इन ऑफिशियल न्यूज ऑफिशियल डिक्लेरेशन in 1924 by John Marshall। in Times of India। चलिए, अब हम आपके साथ बातचीत करेंगे। थोड़ी सी हमने बैकग्राउंड इसको तैयार कर दिया है, अब आपसे बातचीत की जाए। जो मैं लिखा हूं उसको मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद कहानी शुरुआत करेंगे। इतिहास को स्टोरी के रूप में डेवलप करते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। हमने कहा सिंधु नदी घाटी सभ्यता आज का विषय है। आज की तारीख को ध्यान में रखिएगा। समय सिंधु घाटी सभ्यता का 2700 BC till 1750 BC, नियर अबाउट 1000 years, 1000 साल। एरिया, टोटल कवरिंग एरिया 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आपके पुराने एनसीईआरटी किताबों में लिखा होगा 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि यह और भी आगे है, और ये आज की तारीख में 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बैठता है। सो इट इज वेरी लार्जर देन द ऑल ऑफ rest of 3 old civilization, Chinese civilization, Egyptian civilization and
सुमेरियन सो कॉल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सो अपने आप क्लियर हुआ ना कि सिंधु घाटी सभ्यता पुराने चारों प्राचीन काल की सभ्यता में सबसे बड़ी थी, सबसे ज्यादा विस्तार था। ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट एरिया वाइज। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अर्बन सिविलाइजेशन एक शब्द है नगरी सभ्यता, याद रहे। चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, even Mesopotamian civilization, all three civilization consider proto township, half city। नगर का आरंभ तो दिखता है गांव से नगर की ओर, पर सिटी डेवलप तो हुआ बट नॉट सो मच फैंटास्टिकली वेल प्लान। तो इन दैट वे कि वहां 80% लोग गांव में ही रहते थे, यहां पता चला ये सभ्यता के लोग 50% मोर देन पीपल लिव इन अर्बन एरिया। सो इट इज कॉल्ड द अर्बन सिविलाइजेशन। देयर आर more of things have to discuss with you कि क्यों किसी को अर्बन सिविलाइजेशन कहेंगे वो बताऊंगा। तो आपका डिस्कसेबल पॉइंट जो एक हुआ, अर्बन से क्या तात्पर्य है, दूसरा सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है ये भी, और क्यों हम इसे इंडस से ही जोड़ते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो याद रखिए। तो मैंने ये कहा आपसे कि ये नगरीय सभ्यता चारों में यही थी, नगर की उच्चतम सीमा तक पहुंची थी। फिर वेल प्लान्ड सिटी, ये इसका एक फीचर हुआ। वेल प्लान्ड सिटी यानी सुनियोजित शहर थे। सारे शहर जो मिले हैं लगभग सुनियोजित, लेकिन उसमें भी जो बेस्ट वेल प्लान कहेंगे तो मोएंजोदारो, यानी मोएंजोदारो। फाउंडर किसे माना जाता है? हु वॉज द डेवलपर ऑफ दिस civilization? Your answer will be they were local people। वे लोग स्थानीय लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आए, वहीं के लोग थे। अच्छा, तो वो कौन थे? They were द्रविडियन सोसाइटी। ये लोग हमारे द्रविड़ समाज के लोग थे। Where is at present Dravidian live? Go in South India, the state our Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, today's Telangana। These people are racially Dravidian। ये द्रविडियन हैं, हमारे नेटिव लोग हैं। अगर देखा जाए तो we come from the Central Asia as so far is going on thoughts, but it could be possible कि हम लोग यहीं के थे, बट बसाने वाले द्रविडियन थे जो आज दक्षिण भारत में इन राज्यों में रहते हैं। लोकेशन, इंडस वैली का हम लोकेशन क्या फाउंड करें? लोकेशन में आता है ये भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। जब आप नॉर्थ वेस्ट कहते हैं तो आपके माइंड में एक बात आती है क्या? गुजरात, राजस्थान, वेस्ट साइड ऑफ मध्य प्रदेश नोन एज मालवा रीजन, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश, ओके, पंजाब, जम्मू कश्मीर। These are northern western part of India. So it's located in this, and not only in India, even apart from northern western India, it was spreaded in full of Pakistan and touching of Afghanistan। अफगानिस्तान नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ था, तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर? सो देयर आर 3 countries, India, Pakistan and Afghanistan। Now the next point, this is considered the third oldest among 4 old civilization। You know that Egyptian, Mesopotamian, Chinese। तो उन 3 और एक 4, चारों में ये थर्ड पोजीशन पे आता है आफ्टर मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। लैंग्वेज, व्हाट वाज देयर पीपल्स लैंग्वेज? इन लोगों की भाषा क्या थी? लैंग्वेज थी एब्स्ट्रैक्ट पिक्टोग्राफी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव, भावना, एक्सप्रेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए भाव आया है, और पिक्टो मतलब बेटा पिक्चर, ग्राफ, चित्र। तो चित्र तो भाव, चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, यानी चित्र के माध्यम से कहते हैं। आज आपके व्हाट्सएप की, सोशल साइट की, फेसबुक का भाषा क्या है? जो आप कुछ कहना चाहते हैं, केक काट के दिखाना चाहते हैं, फ्लाइंग किस देना चाहते हैं, खुशी जाहिर करना चाहते हैं, अच्छा लगा बोलना चाहते हैं,
शर्म आई, आपको ये बोलना चाहते हैं, गुस्सा आया, जी लपलपा रहा है कुछ खाने के लिए, कैसे जीभ निकाल के दिखाते हैं। ये जो आप जिसको आप कहते हैं इमोजी, ये इमोजी सबसे पहले डेवलप हुआ, बाद में ये इमोजी डेवलप होकर लेटर में बदल गया। किसी भी भाषा में पहले इमोजी आता है तब लेटर आता है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, लेटर तो चित्र से डेवलप होगा ना। तो ये चीजें हैं, जैसे कोई चीज आपको बहुत सुंदर लगा, सुंदर लगा तो आज ना हम बोल रहे हैं सुंदर, लेकिन पहले तो भावनाओं से बताते हैं और वही चीजों को फिर अक्षर में ढाल लेते हैं। याद रखिएगा, सब इमोजी का इस्तेमाल करते थे। इजिप्ट में जाइए, क्या है पूरा इमोजी। द ममी पिक्चर देख लीजिए और स्कॉर्पियन रिटर्न्स देख लीजिए, सो मेनी थिंग्स। तो याद रखिएगा, इमोजी वाली भाषा, व्हाट्सएप वाली भाषा है आपकी, वही है। तो ये भाव चित्रात्मक भाषा थी, ठीक है। लेकिन उसे जो लिखते थे उसको किस स्टाइल में लिखते थे, याद रखिएगा, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, लैंग्वेज मतलब भाषा, जो बोलने का है, और लिपि जो लिखने का है, राइटिंग। तो स्क्रिप्ट में थी बेटा क्या, बॉस्टूफेरियस, यानी सर्पाकार, सांप जैसे चलता है वैसे इसकी भाषा का लाइनिंग होती थी। तो बॉस्टूफेरियस सर्पाकार, पर कैसे, वो मेरा काम है बताना, ठीक है, इसे मैं बताऊंगा। अब है डिस्कवरर। डिस्कवरर का मतलब है कि इस सभ्यता का पता किसने लगाया, किसने सबसे पहले खुदाई की, वो खुदाई करने वाले कौन थे, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, हु वॉज आर्कोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, तो दयाराम सहनी का जिक्र आता है। दो लोग थे जो हड़प्पा को ढूंढ रहे थे, मतलब खुदाई कर रहे थे, एक माधव स्वरूप वत्स और एक दयाराम सहनी। बट इट इज गोइंग टू क्वेश्चन विद दयाराम सहनी। अब है फर्स्ट टाइम ऑफिशियली, यानी हाँ, भारत में ये एक बड़ी सभ्यता का पता चला है, ऐसा पहली बार ऑफिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कब घोषणा हुई। तो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय जॉन मार्शल, हु वाज चीफ ऑफ ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जॉन मार्शल ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 1924 में यह छपवाया कि भारत में एक पुरानी सभ्यता मिली है जिसका स्थल देखने को लगता है कि वो 1000 साल पुरानी है। तो अब तक वैदिक काल से भारत की सभ्यता मानी जाती, यानी 1500 BC से, अब 1000 साल बैक हो गया, 1000 साल, तो सीधा भारत की सभ्यता बहुत पीछे चली गई, यानी कि हम बहुत पहले से ही सिविलाइज्ड थे, ये मतलब। यहां तक मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। तो अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, जो रेड से मैंने किया उसको, सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, बॉस्टूफियस का मतलब क्या है, और अर्बन का यहां क्या मतलब है, ये बताने जा रहा हूं। तो मैं इसे थोड़ा मिटाऊंगा, उसके बाद और भी ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स आएंगी, तब फिर आगे बताएंगे। इसका शेप ट्रायंगल है, ये याद रखिएगा, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। अगर हम देखें इसको, इस ट्रायंगल शेप को समझने के लिए, तो ये जो है पूरा क्या है आपका, अरबियन सी, ये अरबियन सी है, ठीक है, और इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है। तो भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, सब मिला हुआ है। मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। अब एक शब्द आया, सिविलाइजेशन। जिसको एक शब्द से हमने कहा सभ्यता, क्या मतलब है। तो दो शब्दों पर हमें गौर फरमाना चाहिए। एक परंपरा, जिसे आप रीति रिवाज के रूप में देखते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं रिचुअल्स या ट्रेडिशन।
ठीक है, ये परंपरा डेवलप होकर के बन जाता है कल्चर, जिसे आप कहते हैं संस्कृति। संस्कृति से क्षेत्र भी जुड़ जाता है, तब जाकर के डेवलप होता है सिविलाइजेशन। ये डेवलपमेंट का है हिसाब किताब। ध्यान से समझिए, ये 3 शब्द समझना है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार में छोटी छोटी हमारी परंपराएं बन गई हैं। जिस एरिया में हम नॉर्थ बिहार में मिथिला क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ बागमती नदी बहती है और उसके आसपास के ज़मीन पर जिस तरह का खेती होती है, जिस तरह की मिट्टी है, जिस तरह का क्लाइमेट है, जलवायु है, और जिस तरह से वहाँ हमारी जो भूगोल है, जो हमारा ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, जिस तरह का लैंडस्केप है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ जीना सीख गए ट्रेडिशनली। और वहाँ पर जो हमें फिट बैठता है, जो एब्सोल्यूट लगता है, वो काम करते हैं। वहाँ के खान पान, फसल आदि खाते पीते हैं, उसी में से कोई ना कोई मेडिसिनल प्लांट्स बन जाता है जो ट्रेडिशनली हमें नॉलेज में है कि ये मेडिसिन के तौर पे काम करता है, वो हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और वही फसल वगैरह सब जो है, कभी शादी विवाह मुहूर्त करते हैं तो वही धान, जौ, चावल, दूब, आम के पल्लव, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। बात समझिए, कुएं का पानी वगैरह वगैरह, तो ये बड़ा मायने रखता है। और चूल्हे वगैरह भी बनाने होते हैं तो एक पर्टिकुलर जो मिट्टी वहाँ पाई जाती है, चिकनी मिट्टी, गोरी मिट्टी, उसका चूल्हा बन जाता है। जो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है, रिसोर्सेज, उसी से जीवन जीना लोग सीखते हैं। जैसे आज कोरोना में आपके संसाधन कम पड़ गए बहुत लोगों के, तो वो उसी से जीना सीख रहा है। बात समझ आई? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो उससे क्या बनता है, एक परंपरा विकसित होती है, ना सिर्फ खान पान का, रहन सहन का, पहनावे का, आचार विचार का, व्यूज, आइडियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पद्धति, ये सब है, व्यापार वाणिज्य, वो तमाम चीजें, ठीक है, उन चीजों का बन जाता है। अब देखिए, कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी की चीजों में खाने पक रहे हैं, बर्तन में बीज रखे जा रहे हैं, और भी चीजें हैं। दही जमाने का काम मिट्टी के बर्तन में होता है। लेकिन एक समय आएगा कि कुम्हार नहीं होगा, उसको व्यवसाय में प्रॉफिट नहीं होगा, या कोई ऐसा नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि फिर हम वो उसे छोड़ देंगे, या शहर में हम खुद आ गए तो हमने मिट्टी के बर्तन छोड़ के स्टील के लोटे में अब जमा लेते हैं दही। तो देखा आपने, परंपरा बदल गई। तो परंपरा के कई कारण हैं बदलने के। तो परंपरा हमारे जीवन पद्धति का अंग होता है, जो हमारे जीवन शैली है। और वो जो है, जब हमारे धर्म कर्म में जुड़ जाता है, रीति रिवाजों में, तो उसको रिचुअल्स कहते हैं। ट्रेडिशंस लेटर ऑन बिकम रिचुअल्स। अब ये रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि वो एक एरिया की पहचान, एक कम्युनिटी की पहचान, एक रिलीजन की पहचान हो जाती है। और वो पहचान ही होता है आपका, जो एरिया से जुड़ जाता है, जो समुदाय की पहचान। जब एक एरिया से उसको डिफाइन करते तो कहते हैं कल्चर, संस्कृति। तो देखा आपने, उत्तर बिहार की मिथिला की एक संस्कृति, कहते हैं मैथिल संस्कृति, मिथिला संस्कृति, केरला कल्चर, नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर, पंजाबी कल्चर, दिस इज हरियाणवी कल्चर, कहते हैं ना, दिस इज साउथ इंडिया कल्चर, दिस इज माउंटेनरी कल्चर। ये चीजें कहते हैं, ये हमारा संस्कृति है, आपकी संस्कृति है, डैश डैश, हमारे यहाँ ये रीति है जी, रिवाज है जी, परंपरा है ये। अब ध्यान दीजिए, ये तो सभी जगह है, याद रखिएगा। बोको हराम की भी परंपरा है, अल शबाब की भी अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है, ISI का भी अपनी परंपरा है, अल कायदा की भी अपनी परंपरा है, नागाओं की भी अपनी परंपरा है, ब्राह्मणों की भी, क्षत्रियों की भी, वैश्य की भी, शूद्र की भी अपनी परंपराएं हैं, भारतीयता की भी अपनी परंपरा है। परंपराओं की कोई कमी नहीं है, संस्कृति की कोई कमी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये संस्कृति बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज हो जाए, एरिया वाइज ग्लोबलाइज हो जाए, कम्युनिटी वाइज ग्लोबलाइज हो जाए, और समय के साथ काफी लोग इसे अपना ले, और साथ साथ उन्हें लिखना, पढ़ना, भाषा, लिपि, माप, तौल,
नगर निर्माण, घर बनाना, फसल चक्र को समझना, मौसम की जानकारी, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रबंध करना, आपातकालीन प्रबंध करना, पशुपालन, ये तमाम चीजें और वैधानिक से लेकर के आध्यात्मिक सोच विकसित हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। याद रखिएगा, उस सोसाइटी को क्या कहते हैं? सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, सिविलाइज्ड सोसाइटी। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता वालों की अपनी भाषा थी, हम नहीं पढ़ पाए, लिपि थी, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे। पूरे 16 लाख वर्ग किलोमीटर में उनका शासन की एक पद्धति थी, एक प्रशासन था, माप तौल की एक व्यवस्था थी, ईंटों की माप इक्वल थी। पर इन सब के बावजूद उनकी जो रीजनल स्पेशलिटी थी वो भी सरवाइव करती थी और वो भी चलती थी। जैसे आज भारत का एक सबसे बड़ा जो 2 पॉइंट कहते हैं भारत की पहचान, एक कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस यानी धर्म सहिष्णुता, और दूसरी पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। बस यही सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े लक्षण थे, विविधता में एकता। और इन सब चीजों को इकट्ठा कर लें तो याद रखिएगा वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, इसीलिए उसके नाम में आता है सिविलाइजेशन। एंड विद इन वन सिविलाइजेशन देयर आर नंबर्स ऑफ कल्चर्स सर्वाइव। सो इट इज लाइक ए civilization like a galaxy in geography, and within the one galaxy number of solar system, number of culture। ऐसे समझिए, समझ में आई? सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी जिसके तहत कई संस्कृतियां थी, झूकर, झाकर, आमरी, कैथा, दैमाबाद, इनाम गांव, जोरवे, ये तो पढ़ाए हैं ना। ऑल दीज कल्चर्स सर्वाइव विद इन दिस सिविलाइजेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये समझ गए कि सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, रिचुअल्स क्या होता है, कल्चर क्या होता है। ये 3 बात हमें समझाना था आपको, नहीं तो बच्चे बार बार पूछेंगे सर व्हाट इज सिविलाइजेशन। अब नहीं पूछेंगे। तो बेटा ये वर्ड्स हम फिनिश करें। अब अगले पॉइंट पर आए। सिविलाइजेशन के बाद एक शब्द आया अर्बन। हमने एक शब्द लिया अर्बन सिविलाइजेशन, जिसको आपने क्या कहा, नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। क्या मतलब होता है, तो ध्यान दें। आज भारत में 200 से ज्यादा बड़े शहर हैं, मोर देन 200 इज बिग सिटी कंसीडर। वैसे छोटे बड़े लगा ले तो मैं मान के चलता हूं कि 700-800 शहर हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 700-700 शहर मान लीजिए, ये चीज है। अब ध्यान देना, नगर सभ्यता का क्या मतलब है, उसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, फीचर क्या है। हमें फीचर पर ध्यान देना है। फीचर्स, लक्षण। तो आज से समझिए ना बेटा, शहर की परिभाषा बताता हूं। जब एक सीमित क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग रहे, विद इन द लिमिटेशनल एरिया मोस्ट या नंबर ऑफ पीपल लिव, पॉपुलेशन डेंसिटी टू मच। सवाल है ना कि मिनिमम एरिया में अगर मैक्सिमम लोग रहेगा तो जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होगा, तो डेंस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आइए, अब दूसरा क्या, दूसरा ये बनता है कि देयर ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन इज ऑलवेज अल्टर देन द एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, गैर कृषि क्रियाएं करेंगे, ये बात हुई। और गैर कृषि क्रिया करेंगे तो कितने, लगभग मोर देन 60% पीपल डिपेंड अपॉन देयर लाइवलीहुड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, it could be a great sign,
not only from the other country, from other cities, other places, even export import from the village zone and city zone. ये चीजें हैं. और क्या, मकान बड़े नजदीक बने होंगे, सिटीज प्लान्ड होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, सड़कें होंगी, सड़कों की डेंसिटी, सड़कों का घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है ना, फोर्टिफाइड एरिया होगा. ये मतलब है, इसका मतलब ये हुआ लोग थोड़ा इंडिविजुअल फील करेंगे, सेपरेशन में रहेंगे, प्राइवेसी को काफी मेंटेन करेंगे. शहर के लोग बहुत प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, आप भी जानते हैं. तो ये चीजें, तो ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को कि जो मैंने कहा, शहर की परिभाषा क्या है, मिनिमम प्लेस, मिनिमम एरिया, मैक्सिमम लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज एंड their occupation is non-agriculture, trade is main things, manufacturing will be the common factors, प्रशासन से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े लोग ज्यादा रहेंगे, and the rural area will supply them the all needy things like food items and other raw materials will supply. And one thing more, जो मकान होंगे पक्की ईंटों के बने होंगे, जो एक फीचर हमने वहां से उठाया है, तो पक्कीकरण होगी, मकान वर्टिकल ऑर्डर में भी होंगे. ये याद रखिएगा. ये सब कुछ लक्षण हैं किसके, अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण के. जो आज लक्षण है उसी लक्षण को लेके चले जाइए. तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नागरिक सभ्यता थी, नगर की सभ्यता थी, अर्बनाइज्ड थी, नॉट रूरल. वैदिक सिविलाइजेशन वाज रूरल सिविलाइजेशन, दिस इज अर्बन सिविलाइजेशन. तो अर्बन शब्द से आप क्लियर हो गया. अब आइए लैंग्वेज के ऊपर बात करें. अभी आपको बताया उनकी जो भाषा है वो थी, उनकी अपनी लिपि भी थी. उनकी भाषा क्या थी हम पढ़ नहीं पाए, लिपि हमें मिली है, बहुत सारे अक्षर की पहचान हो गई है. टोटल इनकी जो हमें वर्ण मिले हैं वो वर्ण हमें लगभग मिले हैं, उसके माने जाते हैं कि ये लगभग 40 के आसपास रहे होंगे, और टोटल अक्षर 400 मिले हैं. ये चीजें तो, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए. क्यों नहीं पढ़ पाए, बिकॉज देयर इज नो एनी डबल इंटरप्टेड लैंग्वेज, यानी कोई इंटरप्रेशनल लैंग्वेज नहीं था, द्विभाषी इंस्क्रिप्शन नहीं मिले, यानी कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन डबल लैंग्वेज में नहीं मिला, इसलिए नहीं पढ़ पाए. तो याद रखिएगा, ईरा महादेवन एक IAS ऑफिसर हुए जिन्होंने क्लेम किया कि मैं पढ़ लिया, मैं समझ गया हूं, ये हो सकता है. मुंडा परिवार जो हमारे ट्राइब्स हैं झारखंड के, भाषा से उसको रिलेट करने की कोशिश किए पर वो बात बनी नहीं. तो ये याद रखिए. कुल मिला के इतना ही समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अपनी भाषा थी, लिपि थी, हमें लिपि मिली है, हम पढ़ नहीं पाए हैं, सो अनरीडेबल, अपठनीय, सो प्रोटो में चला गया. भाषा थी, पढ़ नहीं पाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनरीडेबल. तो उनकी भाषा थी, अनरीडेबल है, हम नहीं पढ़ पाए हैं. ये पॉइंट क्लियर. अब द्रविड़ लोग बसाए, ये क्लियर हो गया. अब आइए इसके टाइम पर बात करें. टाइम पर यहां पर फोकस्ड होता है क्वेश्चन. टाइम बोले तो ये बिगिनिंग से लेके डिक्लाइन तक, ठीक है, प्रारंभ से पतन तक. प्रारंभ से पतन तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू डिक्लाइन, ये है. अब है शहरीकरण का फेज, फेज ऑफ अर्बनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे, 2300 BC से 1750 BC, ऐसे याद रखिएगा. यानी वो जो दौर थी, सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई,
लेकिन एक्चुअली माना जाता है इसे कि सडनली विकसित हुई, और सडनली विकसित हुई, ठीक है। लेकिन ये जो पीरियड है वो क्या है, तो हम कहेंगे अर्बनाइजेशन पीरियड, यानी अब ये शहरीकरण की ओर बढ़ गई। ये ध्यान में रखिए, 1990 के बाद भारत में शहरीकरण बड़ी जोरों से बढ़ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ शहरी। अब सवाल है गोल्डन एरा, एरा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गोल्डन एरा क्या माना जाता है, ये माना जाता है स्वर्ण काल। ये शब्द तो इतिहास में जानते हैं, गोल्डन एरा, स्वर्ण काल, पिक फेज, यानी ये सभ्यता अपने क्लाइमेक्स पे थी, चरम बिंदु पर थी, एक्सट्रीम फेज में थी। कब, 2200 बीसी से 2000 बीसी। अब पूछता है फेज ऑफ डिक्लाइन, पतन का समय क्या है, तो हम लोग बोलते हैं 2000 बीसी से 1750 बीसी। ये इसके डिक्लाइन का फेज है। देखिए, जब कोई चीज आप ठीक से पढ़िएगा तो हमेशा याद रहेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा रहता है, इसको समझिए, इसको मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट है। होल टाइम 2700 BC to 1750 BC. Phase of urbanization 23 BC to 2300 BC to 1750 BC. Golden era 2200 से 2000 BC. Phase of decline, पतन का काल 2000 BC से 1750 BC. बस ऐसे याद रखिएगा। तो टाइम से फ्री हो जाइए, एरिया से फ्री हो गए। अब जो है भारत में स्टेट कौन कौन सा है, पहले उस पर आए बिटाऊं। भारत में किस स्टेट्स में ये फैला है उस पर ध्यान दें। तो याद रखिएगा, भारत के स्टेट्स में आगे आपका गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यूपी, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये मेन एरिया है भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट यूपी, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ये याद रखिए। तो ये स्टेट वाइज हुआ, सब वेस्टर्न में है। अब आते हैं इसके 4 एक्सट्रीम बाउंड्री के साइड्स देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक्सट्रीम बाउंड्री पे 4 साइट को लोकेट करने के लिए कहता है। तो यहां पर जो है आपका मांडी, ये कश्मीर में है, साउथ में जो है आपका दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, ईस्ट में जो आपका आता है आलमगीरपुर, ये मेरठ में यानी यूपी में, जो वेस्ट में आएगा सूत का जिंदौर, ये
बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। अब ध्यान दें, आप ये भी समझ गए कि इसका जो डायरेक्शनल एरिया में पूछेगा, मोस्ट नॉर्दर्न सिटी सिटाडेल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मांडी, ठीक है, कहां, कश्मीर। देखिए मांडा मांडी ऐसे तीन हैं। एक तो मध्य प्रदेश में राजा मांडा, राजा मांडा किसको कहते हैं मालूम है कि नहीं? वीपी सिंह को कहते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब एक है मांडी, मुजफ्फरपुर में श्यामली के पास मांडी गांव, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारी चीजें मिली आज से करीब 20 साल पहले। तीसरा है मांडी जो जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले पार्ट में है, तो ये मांडी कश्मीर वाला है। अब आइए, सूद काजिंदौर बलूचिस्तान पार्ट पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान। आलमगीरपुर यूपी में है, बैंक ऑफ हिंडन रिवर, बैंक ऑफ हिंडन रिवर। मेरठ, मेरठ में है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये चार एक्सट्रीम आ गया। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कोई ट्रेड कॉलोनी था, व्यापारिक उपनिवेश? तब उसकी पहले बात करें, उसके बाद इसके कितने नाम हैं उसकी बात, और फिर कहानी की शुरुआत। टू ट्रेड कॉलोनी of Indus Valley civilization in northeast अफगानिस्तान। और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में कौन कौन से? दो बस्ती है, शारतुघई और मुंडीका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारतुघई और मुंडीगाग ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की ट्रेड कॉलोनी थी, और ये दोनों नॉर्दर्न ईस्टर्न अफगानिस्तान में बदखशा के पास। तो ट्रेड कॉलोनी भी थी। कभी चोला एम्पायर ने ट्रेड कॉलोनी बताया था चोल एम्पायर पढ़ाते हुए, और एक ये आपके पास है, ये ध्यान में रखना। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली के चार नाम कौन कौन से हैं? अब नाम पे आइए, इसको ओके कर लिया। अदर नेम, एक नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक नाम तो इंडस ही है, हिंदी में बेटा सिंधु नदी कह देते हैं। इसका और कोई नाम? तो हाँ, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, based on technology, अब हड़प्पा क्यों नाम? बिकॉज ऑफ फर्स्ट साइट, चूंकि हड़प्पा स्थल सबसे पहले ढूंढा गया तो उसके नाम पर हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। चूंकि ये लोग ब्रॉन्ज एज ए कंपाउंड मेटल का इस्तेमाल करते थे और पहले थे, तो ब्रॉन्ज को टेक्नोलॉजी के अपलिफ्टमेंट से दिखा दिया। और प्रेजेंट नेम जो है रिसेंट, लेटेस्ट,
लेटेस्ट नेम इसका है सरस्वती। सरस्वती सिविलाइजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सरस्वती रिवर। अब देखा गया है कि हरियाणा और राजस्थान में बहने वाली एक नदी हकरा पाट, यानी वो सूख गई और उसकी एक स्ट्रीम घग्घर के रूप में जो जाना जाता है, ये घग्घर ही सरस्वती नदी रही होगी, ऐसा विश्वास है। तो इस साइट पर, इस नदी के आसपास बहुत सारे साइट्स मिले और किंवदंतियों में जो सरस्वती नदी का नाम जिक्र होता है उसको फाइंड आउट किया जा रहा है और बहुत सारा हिस्सा इसका मिला है। तो इसको अब सरस्वती नदी सिविलाइजेशन के रूप में जाना जा रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी साइट्स हैं उन सब के बारे में तो नहीं, लेकिन 10-12 इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाइए, ये तो समझ गए, नाम भी क्लियर हो गया कि कितने नाम है किस आधार पर। अब मैं कहानी के तौर पर आपके सामने में इसको डेवलप करना चाहूंगा। ठीक है, कहानी के तौर पर मिटा दूं इसे। सुनिए गौर से। सिंधु नदी घाटी शब्द का जब तक खोज नहीं हुआ था, उस वक्त तक हम देखें यानी 1924 से पहले यही मान्यता थी कि भारत की सभ्यता का आरंभ वैदिक सिविलाइजेशन से होता है। और वेस्टर्न सोसाइटी हमारे वैदिक साहित्यों को कहते हैं गरेरियों की पुस्तक। समझ में आई बात? यानी चरवाहों की यह पुस्तक है और कोई बड़ा सिविलाइजेशन नहीं था, तो इसलिए हमें इस तरह से देखे जा रहे थे। लेकिन सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जब खोज हो गई तो यूरोपियन सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट ही बदल गए, क्योंकि हम उससे पहले ही वेल मैनर्ड सिविलाइज्ड तरीके से जी रहे थे। तो ये चीजें हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का पता चल जाने का मतलब ये हुआ कि हमारी डिग्निटी में इजाफा हुआ, भारत का जो इमेज है वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़ गया और यूरोपियन को सबसे पहले तो ये फील हो गया कि नहीं, ये लोग हमसे भी पहले सिविलाइज्ड हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस समय ये बात का आना और ये मिलना, इससे हमारी डिग्निटी तो छोड़िए, हमारे जोश जो है कई गुने बढ़ गए और हम अब ये फील करने लगे कि अंग्रेज हम पे क्या शासन करेंगे, हमने तो खुद बड़ी अच्छी शासन व्यवस्था बनाई थी। और इस ख्याल से अब हम में जो है जोश आया, डिग्निटी मेंटेन हुआ और ये फील हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, आई हैव टू फाइट, आई हैव टू गो, आई हैव टू रन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो लोग जो हमें कहते थे कि आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, वो बात खत्म हो गई। और भी बहुत सारी चीजें। अब टू द पॉइंट आई। 18 शब्द बता दूं इसका इंपॉर्टेंस। 1826, 1856 और 1921 से 24। अगर इसको देखें तो ऐसे समझिए, चार्ल्स मैशन, जॉन एंड विलियम ब्रटन ब्रदर, और ये जॉन मार्शल। ध्यान देंगे, 1826 में चार्ल्स मैशन नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति को
मोहनजोदड़ो नॉट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वाला ढेर, एक ऊंचा टीला प्राप्त हुआ, देखा, और जंगल उंगल थे, बसे हुए थे, जैसे तैसे पुराने ढेर जो होते हैं ना, खंडर रूपी पड़ा हुआ, वो मिला। तो पहली बार ऐसा पता चला कि कोई सिविलाइजेशन, पुराना शहर रहा होगा, ऐसा समझ में आता है कि पुराना शहर रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जब 200-400 साल बाद आप सीरिया के अलेप्पो, मोसूल, समझ रहे ना हमारी बात, इन सब जगह को देखा जाएगा, क्योंकि वो सब जगह ऐसे बर्बाद हुआ है कि वहां नहीं कोई रहना चाहेगा, दूसरा शहर बसाएगा। वही हाल है, ध्यान में रखिएगा। तो जो हाल बगदादी ने किया ना, वही हाल हड़प्पा के कई सभ्यताओं को, ये जो आर्यन सिविलाइजेशन आया, वो बर्बाद कर दिया। खर्च। तो चार्ल्स मैशन को पहली बार पता चला कि हाँ, ये कोई इंपॉर्टेंट पुराना सिटाडेल होगा। तो ये नॉलेज में आया कि यहां पे कुछ है। 1856 में मुंबई से कराची की ओर या अन्य जगहों पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे ट्रैक बिछाने के दरमियान, रेलवे ट्रैक के लिए तो पहले सड़कों जैसी स्थिति ऊंची की जाती है, फिर उसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है। तो मिट्टी काटना था, तो इसी मोहनजोदारो के ढेर से, टीले से ये मिट्टी काट काट के डाल रहे थे रेलवे ट्रैक को तैयार करने के लिए। तो डाल रहे थे, लेकिन जॉन ब्रटन एंड विलियम ब्रटन, ये दो भाई थे जो रेलवे लाइन के उस कंस्ट्रक्शन से, ये अंग्रेज थे, जुड़े हुए थे। तो जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन ने देखा कि ये तो कोई बड़ा सा पुराना ढेर है, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कट कट के आ रही है। उसकी सारी ईंटें इधर ठोक दिया गया, ऐसे समझिए एक तरह से, बहुत कम बचा रह गया। तो रुकवा दिया काम, बोला कि नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है, छोड़ दो, तो रोक दिया गया। तो याद रखिएगा, जॉन ब्रटन, विलियम ब्रटन ने यह सूचना दी कि नहीं, देयर इज समथिंग। फाइनली जॉन मार्शल, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ था, उसके देखरेख में 1921 में एक साइट को डेवलप करना शुरू किया, जो वहां के लोगों के मुंह में एक शब्द है, हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा। तो हड़प्पा को शुरू कर दिया खोदना। तो 21 में, और 1922 में मोहेंजोदारो यानी मोहनजोदड़ो को खोदना शुरू कर दिया राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। और फाइनली जो है 1924 में हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया गया, और जो कुछ भी मिला उसकी सूचना के तौर पे ऑफिशियल डिक्लेरेशन 1924 में टाइम्स ऑफ इंडिया में दी गई। और इस तरह से पता चला कि भारत में एक महान सभ्यता का खोज हुआ है। यहां तक समझ में आ गई बात। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। 1826 चार्ल्स मैशन ने इस जगह को देखा, मोहनजोदारो की जगह को, टीले को। 56 में जॉन एंड विलियम ब्रटन ने जो है इसे देखा, और रेलवे की ट्रैक में बहुत सारे मामले चले गए थे। तो ये चीज़ है, ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम है, और 1921 से 24 जॉन मार्शल ने इस काम को अंजाम दिया अपने नेतृत्व में, और इस तरह से ये सूचना आई। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से देखें तो फर्स्ट साइट अगर देखा जाए तो वो है आपका 1921 हड़प्पा, एक्सकवेटेड, या अंडर द आर्कोलॉजिस्ट कौन थे, दयाल राम साहनी। सेकेंड साइट आप बोलेंगे मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो जिसको कहते हैं मोहेंजोदड़ो या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो या जोदारो। ठीक है, ये कब 1922 में बाय राखल दास बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, मोहेंजोदारो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ।
फर्स्ट और सेकंड, यहाँ से तो जनरल क्वेश्चन आते ही हैं। याद रखिएगा, पहला साइट कौन सा ढूंढा गया, दूसरा साइट कौन सा, दोनों के आर्कोलॉजिस्ट कौन थे, दैट इज द इंपॉर्टेंस। 1 घंटा हुआ है और मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। एज इट इज चलने दीजिए, बस 5 मिनट में मैं फिर आपके सामने आ रहा हूं। ब्रेक लीजिए और उसके बाद कहानी को धारा प्रवाह सुनिएगा, ठीक है? सुनिए।
वेलकम टू ऑल। शुरुआत करें बेटा, सभी लोग आ जाइए। तो यहां तक आप जान चुके थे, इससे आगे बढ़ना है। गौर से सुनते जाइए। देखिए, सवालों के दायरे में होता क्या क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एग्जिस्टेंस है, ये अपने आपने में भारत के मान सम्मान को बहुत ऊंचा उठा देता है और पूरी दुनिया में ये पहचान करा देता है कि भारत एक सभ्य समाज वाला, बहुत पुरानी सभ्यता वाला देश है, जिसकी संस्कृति की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की जड़ें बहुत ही गहरी है और वो शासन कला में किसी और अन्य यूरोपियन वेस्टर्न सोसाइटी से पहले ही से निपुण है। तो ये हमारी पहचान है। नगर निर्माण की कला, ड्रेनेज सिस्टम की कला, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, अदर वन, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, ये सब मायने रखता है। क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड्स, आई मीन सी रूट से ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था हमारा, ये सब कुछ था। तो ये पहचान है, इसलिए इससे तो सवाल दो चार होते ही हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली स्थल जिसकी खुदाई वो हड़प्पा थी, और हड़प्पा 1921 से खुदाई प्रारंभ हुआ दयाराम साहनी के नेतृत्व में। जवाब में दयाराम साहनी पे ही टिक लगेगा, उनके साथ माधव स्वरूप वत्स थे। फिर 1922 में हम देखते हैं मोहेंजोदारो की खुदाई शुरू हुई और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ध्यान से सुनना है। मोहनजोदारो और ये एक सिंबलाइज सिटी है, इसके बारे में तो अक्सर पूछता ही है, लेकिन जरा देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं। इनके ट्रेड के ऊपर सवाल आएगा कि इनका व्यापार कैसा था, क्या एक्सपोर्ट करते, क्या इंपोर्ट करते, इनकी रिलीजियस सिस्टम क्या थी, इनकी सोसाइटी में कितने क्लासेस थे, शिल्पी कारीगरों के बारे में सवाल होगा। ये एक्सपोर्ट आइटम क्या क्या था, इंपोर्ट आइटम क्या क्या थे, इनके सिटाडल्स कहां कहां मिले हैं, किस साइट से क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, ये उनकी जो ब्रिक्स थी, ईंटें जिससे वो घर बनाते थे, घर के बारे में, सड़कों के बारे में, स्विमिंग पूल के बारे में, कुछ स्टैचूज मिले हैं उसके बारे में, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, बैलगाड़ी है, खिलौने हैं, मदर गॉडेज हैं, डांसिंग गर्ल है, इन सब के बारे में मिलेंगे। प्लस जो उनके सील होते थे, मोहर जिसको आप कहते हैं सील, मोहर, या फिर आप कह देते हैं क्या कहते हैं उसको, मोहरें, तो उन सब के बारे में बात होगी। उन मोहरों में स्क्वायर में ज़्यादा था या सिलेंड्रिकल ज़्यादा था या रेक्टेंगल ज़्यादा था, ये सब चलेगा। फिर आता है उनके जो बर्तन हुआ करते थे, वो काले और लाल मृत भांड होते थे, गैरिक रेड एंड कहते हैं ब्लैक पॉटरीज, उसके बारे में सवाल आएगा। उनके दाह संस्कार की विधियां क्या थी, फ्यूनरल सिस्टम क्या था, किस तरह से उसका पतन हुआ, किस जगह पर 7 लेयर्स ऑफ सिविलाइजेशन पाया गया, कौन सी साइट्स किसकी नेतृत्व में एक्सकेवेट हुआ, किस नदी के किनारे है, वर्तमान में एट प्रेजेंट उसका लोकेशन क्या है, किस चीज का वो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, ऐसे किस देश के साथ इनका ट्रेड था। ऐसे बेटा बहुत सारे सवाल होंगे। उन्हीं सवालों को समझने के लिए टू द पॉइंट पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट लेते हैं, जिसका साइट का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी, ये रावी नदी के बाएं तट पर, क्या कहा मैंने, लेफ्ट साइड ऑफ रावी नदी रिवर सिचुएटेड था। आज से लोकेट करेंगे तो पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। यहां से क्या क्या प्राप्त हुए, हड़प्पा से एक स्टैचू मिला है जिसको आप कहते हैं स्टोन स्कल्पचर,
प्रस्तर प्रतिमा पत्थर की है और जो हम लोग का हाइट होता है उसी हाइट का है। इसे देखने से पता चला कि इसे कहा जाएगा क्या, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, पुजारी की मूर्ति। इसमें एक व्यक्ति, लंबे बाल है, जैसे आजकल कोविड-19 के केस में हम लोग के बाल बड़े बड़े हो गए, और पीछे की ओर बाल सीटा हुआ है, कंघी चला हुआ है, ये क्लियर पता चलता है कि कॉम्बिंग हुई है। और उसके बाद ऊपर से एक बैंड है उसका, आज हेयर बैंड लगाते हैं ना, और माना जाता है कि ये गोल्ड बैंड होगा। अब राजा महाराजा जो भी हो, पुरोहित हो, जिसका शासन। तो हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रिस्ट का मिला है जो स्टोन का है, उसके बाल पीछे की ओर सीटे हुए हैं, ऊपर एक सोने का बेल्ट जिसको हेड बेल्ट कहते हैं लगा हुआ है, दाढ़ी है, मूछे नहीं है, दाढ़ी है और कॉम्बिंग किया हुआ है, ऐसा लगता है। चादर ओढ़े हुआ है, शॉल, और शॉल जो ओढ़े हुआ है तो एक साइड कंधे पर है और एक साइड नीचे से शॉल गया हुआ है। शॉल के ऊपर 3 पत्तियों वाला, ट्रायंगल शेप में 3 पत्तियों वाला फूल चित्रित है। इसे पुजारी माना गया है, ये मान के चलिए। माना जाता है कि पुजारियों का शासन में भागीदारी हुआ करता था, ये ध्यान में रखिएगा। देवर कम इन रूलर क्लास, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट पोस्ट, पुजारी का महत्व हुआ करता था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बात करें। हड़प्पा से एक बैलगाड़ी मिली है, बैलगाड़ी यानी जिसमें कि खिलौने का है, टॉयज है, मिट्टी से खिलौना बना के फिर उसको आग में पका देना। तो ऐसे सैकड़ों हजारों मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने मिले हैं, जिसे हिंदी में मृण मूर्तियां लिखी होती है आपके एनसीईआरटी किताब में, जिसे फिंगरिंग्स भी कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में टेराकोटा कहा गया है। तो टेराकोटा, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऐसे ही मिली है हमें क्या, खिलौने की बैलगाड़ी। चलिए उसको क्लियर करिए। हड़प्पा से हमें अनाज, वो लोग जो तैयार करते थे, तो अनाज जो तैयार करते तो बैलों से जो दौनी होती है ना, मदर इंडिया को देखिए, या आजकल गूगल पे तो सब कुछ है, यूट्यूब पे जाके डालिएगा, इन ओल्ड टाइम हाउ द हार्वेस्ट, हाउ द ग्रेन्स प्रिपेयर, बस अपने आप आ जाएगा। तो वो खलिहान मिला है, खलिहान में आग लगी होगी तो जले हुए दाने मिले हैं, वो मिला। हड़प्पा में हमें ग्रेनरी मिला, अनाज के गोडाउन। अनाज के गोडाउन मतलब अनाज जो आज एफसीआई गोडाउन में रखते हैं वैसे गोडाउन मिले, लेकिन उतने बड़े नहीं, छोटे छोटे, एक तरफ 7 कमरे, एक तरफ 6 कमरे, और बीच में सड़कें बैलगाड़ी के आने जाने के लिए। तो बैलगाड़ी आया, अपना सामान उतारा, चढ़ाया, जो भी चला गया। तो ऐसे अन्नागार मिले। मजदूर लोग रहते थे, उनके लिए अलग से बैरक बने हुए थे, जो हमारे रैन बसेरा बनाए कभी, और अभी मोदी जी कह रहे हैं कि अब जो है अप्रवासी मजदूरों के रहने के लिए हमेशा शहर में एक बैरक सिस्टम में घर बनाया जाएगा सस्ते मकान के लिए, पर जाने। तो कहने का मतलब है रैन बसेरा कह लीजिए या मजदूरों के बैरक, लेबर बैरक मिले, वो भी मिले। और क्या मिले, याद रखिएगा, एक सभा भवन मिला है। सभा भवन यानी कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां लोग, समुदाय, शहर के लोग बैठ के कॉन्फ्रेंस करते होंगे। याद करिए, आज जिस शहर में जाना हो चले जाइए, भारत के हर शहर में एक टाउन हॉल मिलेगा जहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, टाउन हॉल। तो ऐसे ही मिला। और क्या, तो याद रखिएगा यहां पर मदर गॉडेस की बहुत सारी स्टैचूज मिली हैं, हड़प्पा में भी मिला है, हड़प्पा का महत्व होगा। तो मदर गॉडेस क्यों कहा गया, तो ध्यान दें, कॉन्सेप्ट है मातृ देवी की प्रतिमा, ये मिट्टी के बने हुए हैं, उसको आग में पका के, यानी टेराकोटा है, ठीक है। उसमें एक मिट्टी के खिलौने जो थे, ऐसे जब निकालने लगे, एक्सकेवेट करने लगे, तो वो टूट गया हाथ। इन हाथ को जोड़ने से ऐसा पता चलता है। तो एक माँ है जो बच्चे को गोद में ली हुई है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो दूध पिला रही होगी, ऐसा संकेत मिलता है, बिल्कुल जैसे मैरी ईसा मसीह को ली हुई है गोद में, ऐसा। तो इसको मदर गॉडेस कहा गया, और इसके कॉन्सेप्ट बहुत निराले हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे मदर गॉडेस स्टैचूज मिले हैं, खास करके हड़प्पा में और अन्य जगहों पे, जहां पर देखते हैं मदर गॉडेस जो है, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके सामने बहुत सारे लोग घुटने पर, जैसे घुटने पर बैठते हैं ना, घुटने पर टेक करके उस मदर गॉडेस की प्रार्थना कर रहे हैं। उस मदर गॉडेस में देखते हैं योनि से, वेजाइना से, यानी योनि से सांकेतिक, सिंबॉलिकली एक पेड़ निकला हुआ दिखता है,
तो पता चलता है कि ये धरती मां का प्रतीक है, सिंबल ऑफ आवर अर्थ। तब से हम इस धरती को मां के रूप में देख रहे हैं। तो ये चीज है। दूसरे में देखिए दूध पिलाते हुए है। और भी ऐसे मदर गॉडेस हैं। तो मदर गॉडेस की प्रतिमा ढेर सारी मिली है अलग अलग तरीकों से। पॉइंट क्लियर, ध्यान देना है। बहुत सारे जो मदर गॉडेस की प्रतिमा मिली है, तो जो ठीक है, ये जो होता है हड्डी, जिसको कॉलर बोन कहते हैं, इसमें जो गड्ढा होता है, तो उस गड्ढे में ही तेल डाल करके दीप जलाते थे। बड़ा ही यूटिलिटेरियन सोसाइटी थे। तो ये चीजें हैं। तो हड़प्पा से, अब हड़प्पा से और क्या मिला, तो याद रखिएगा, हम क्यों कहते हैं कि ये नगरीकरण वाली व्यवस्था थी, शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन। जितने साइट्स मिले हर जगह हमें एक शहर जैसी स्थिति मिली है। पक्की ईंटों का मकान मिला, कच्ची ईंटों की सड़कें। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जितने शहर का मैं नाम लूंगा हर जगह लगभग एक सिटैडल मिलता है, यानी कि शहर, यानी कि आवास, गांव, और वो चारों तरफ चार दीवारी से घिरा होता है। ठीक है, लेकिन बहुत जगह जो लोअर एरिया है वो नहीं घिरा होता, अपर एरिया घिरा होता है। तो कहने का मतलब फोर्टिफाइड विलेज में वो लोग रहते थे, किलेबंद नगर में रहते थे, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, लंबी चौड़ी सड़कें होती थी, वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम होता था, वेल प्लान्ड सिटी होती थी, ईंटों के आकार इक्वल होते थे, बराबर होते थे। ठीक है, माप तौल की बाटें 16 के गुणक में मौजूद होते थे। तो हर चीजें जो है बहुत सिस्टमेटिक होता था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। और सुनिए और क्या होता था। और हम देखें तो शहर हर जगह मिला, तभी इसको शहर कहते हैं। और वो फोर्टिफाइड विलेज मिला है। फोर्टिफाइड विलेज में दो पार्ट होते थे हर जगह। जो वेस्टर्न पार्ट होता, जनरली ईस्टर्न पार्ट से 30 से 40 फीट की हाइट वाली जमीन पर बनता था, जिसमें माना जाता है कि रूलर क्लास के लोग रहते थे, सम्राट अमीर लोग रहते थे, पुरोहित लोग, प्रशासन से जुड़े लोग होते थे। और जो आम जनता होती, लोअर क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, वो जो है ईस्टर्न बेल्ट में रहती थी। वो कभी ओपन होता था एरिया, कभी फोर्टिफाइड भी होता था। तो दो पार्ट होते थे शहर के, लोअर फॉर जनरल पीपल, अपर फॉर रूरल क्लास पीपल। अपर ऑलवेज वेस्ट साइड एंड लोअर ऑलवेज ईस्ट साइड। समटाइम्स बोथ फोर्टिफाइड, समटाइम्स ओनली अपर एरिया फोर्टिफाइड। याद रखिएगा, अपर एरिया को नगर दुर्ग क्षेत्र कहते हैं, यानी सिटैडल सिटी, ये चीज है। पर आने जाने का रास्ता था। बाढ़ के दिनों में जो है लोअर पीपल के जो थे लोग, वो अपर वाले एरिया में शरण ले सकते थे, ये चीज है। अब आइए, तो हड़प्पा में हमें एक किला मिला, फोर्टिफाइड विलेज मिले, सिटैडल मिला, कॉन्फ्रेंस हॉल मिला, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट मिला, स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस मिला, ग्रेनरी अन्नागार मिला, कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड शमशान भूमि भी मिली। ठीक है, ये सब मिले, मायने रखते हैं, ये ध्यान रखना है, ये सब आपका हड़प्पा का होगा। चलिए अब आगे आते हैं हम मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो 1922, बैंक ऑफ इंडस रिवर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो राइट साइड। ठीक है, अब सवाल है किस नदी के किनारे? ठीक है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, लरकाना डिस्ट्रिक्ट आता है, जहां से बेनजीर भुट्टो रिलेट करती थी। खैर, अब सवाल उठता है कि वहां पर राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ एक्सकेवेट, क्या क्या मिला? एज इट इज एक बड़ा सा शहर, फोर्टिफाइड सिटैडल, लोअर एरिया, अपर एरिया, नियर अबाउट 35,000 पीपल लिव देयर। माना गया है ऐसा कि 35,000 लोग वहां रहते थे, जितने घर वर और एरिया मिला है उसके अकॉर्डिंग। वेल ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। और बेटा यहां पर जो देखा जाता है कि हमें जो जल निकासी की व्यवस्था मिली है, हर घर से नालियां आती, और वो नालियां कॉलोनी के नाली में, कॉलोनी की नाली सड़क के नाली में, सड़क नाली बड़े नाले में, बड़े नाले
जो रावी सिंधु जो भी नदी होती थी उसमें गिर जाती थी। तो ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था जल निकासी की। और नालियां जो सड़कों के किनारे होती थी वो 18 फीट डीप, 9 फीट वाइडर और 12 फीट के स्टोन से कवर होती थी। और जगह जगह पर मेन होल होते जहां कचरा जाके जम जाता ताकि ढक्कन उठा के कचरे को निकाला जाता था, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। बस एक कमी थी, ये जो इनके ड्रेनेज सिस्टम थे वो पानी जो पीने वाला कुआं उनका होता, कुएं के पास से गुजरता, तो गंदा पानी रिस करके कुएं में जा सकता था, जाता भी रहा होगा, ये उस पर ध्यान नहीं दे पाए। पर चलिए ये थी, याद रखिएगा ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान्ड सिटी, मोहनजोदड़ो में ग्रेनरी, दिस ग्रेनरी इज द लार्जेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अमंग ऑल 3 कंट्री, ये याद रखिएगा। और जब उसे लार्जेस्ट सिटी तो मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आईवीसी, ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ आईवीसी, ये याद रखिएगा। अब आगे आइए, यहां से क्या मिला, तो एक मुहर मिला और मुहर पे बीच में पालथी मार करके एक छोटे से मेज पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसके माथे पर 3 सींग है जो भैंस के हो सकते हैं, ऐसी पहचान बनती है भैंस के। उसके एक तरफ हाथी, एक तरफ गैंडा, एक तरफ बाघ, एक तरफ भैंसा। मूर्ति के चारों कॉर्नर पे 4 जानवर है, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, और आगे 2 हिरन जो पशुओं से घिरा और गले में सांप की मालाएं। तो इसको जॉन मार्शल ने कहा पशुपति, पशुओं का मालिक यानी महादेव। तो महादेव का सोर्स सिंधु घाटी शब्द से आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो महादेव का वहां पे सोर्स है जिसको कह रहे हैं पशुपति सील, ठीक है, ये यहां से मिला है। यहीं से हमें मिला है एक और एक सींग वाले जानवर का जिसे कहा जाता है क्या, तो यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी। तो एक सिंग वाले जानवर का एक मुहर मिला है, ठीक है, वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, यूनिकॉर्न। इसे माना जाता है कि उनके ये बहुत ही स्पिरिचुअल जानवर रहा होगा जिसकी वो पूजा करते थे, ये मिला। यहां से कॉन्फ्रेंस हॉल भी मिला है, ठीक है, महल रहे होंगे उसके साइन दिख रहे हैं। यहां से एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर मिला है। उस स्विमिंग पूल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है आपके लोअर एरिया में मिला है और यहां पर 4 रास्ते हैं यहां आने के। उस स्विमिंग पूल के चारों तरफ 2 मंजिली इमारत थी, धर्मशाला रहा होगा। यहां पर पंडित रहते थे और आसपास के इस सभ्यता के लोग यहां आते थे, पूजा पाठ करते थे, नहाते धोते थे, पूजा पाठ किया, इसी धर्मशाला में रुके, समय के साथ चले जाते थे। और यहां पर नहाने के बाद कपड़े सुखाने के लिए भी जगह थे और खुद बदन जल्दी सूख जाए उसके लिए भी व्यवस्था थी। नॉर्थ वेस्ट साइड से इस स्विमिंग पूल में पानी डाला जाता था और गंदा हो जाने के बाद साउथ ईस्ट साइड से इसे निकाल दिया जाता था। पूरे स्विमिंग पूल को जो है प्लास्टर से बनाया गया था, बिटुमिनस का लेप था, जिप्सम से इसकी प्लास्टर की हुई थी। लीकेज नाम की चीज आज भी नहीं है। नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन से सीढ़ी था उतरने के लिए स्विमिंग पूल में, और इस तरह से इस स्विमिंग पूल को देखते हुए जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया ग्रेट बाथ, बृहत स्नानागार, इस नाम से जाना जाता है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ 13 मूर्तियां मिली पत्थरों की और लगभग 7-8 स्नानागार मिले, जिसमें यह सबसे बड़ा है, इसलिए कहते हैं क्या, ग्रेट बाथ, ये जॉन मार्शल ने कहा, ठीक है। यहां से हमें एक और चीज मिली, डांसिंग गर्ल, एक ब्रॉन्ज की स्टैचू 4.5 इंच लंबी, डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं, नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। इस नृत्यांगना की मूर्ति में हम ये देखते हैं कि एक स्त्री है और डांसिंग स्टाइल जैसे होता है ना, डांसिंग स्टाइल, इस स्टाइल में खड़ी है, ठीक है। चोटी नहीं है, जूरा है, लॉक बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 7 लॉकेट्स हैं और कई जो है बालियां हैं। पीछे पूरा बॉडी फ्लैट है और आगे जो एक लड़की का शेप होना चाहिए वो शेप दिखता है। बाल करली है जिससे पता चलता है कि ये द्रविडियन सोसाइटी होंगे।
इसे डांसिंग स्टेप में देखा गया, इसे डांसिंग गर्ल कहा गया। इट इज ब्रॉन्ज मेड, ब्रॉन्ज मेड 4.5 इंच, बस सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर लिख देगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आपने देखा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला दैट विल बी इंपॉर्टेंट। तो हड़प्पा देखा, मोहनजोदड़ो देखा, एंड द नेक्स्ट क्लास विल हेल्ड यू नो बेटर टुमारो। हिस्ट्री 2 दिन है आपका, तभी जाके कवर होगा। तो हिस्ट्री कल भी है, कल भी 1.5 घंटा हिस्ट्री लेंगे और फिर करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, याद रहे ना, मंडे हिस्ट्री, ट्यूसडे हिस्ट्री, वेडनेसडे पॉलिटी, थर्सडे ज्योग्राफी एंड फ्राइडे इकोनॉमी और करंट अफेयर्स एवरीडे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, जरूर सब्सक्राइब करिए उसको, 1000+ एटलीस्ट आप इसे करिए, जिसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। जैसे वो मोनिटाइज होगा हम ढेर सारी चीजें उस पर भी डालना शुरू कर देंगे। एंड वन थिंग, अब आप पेज पर जा रहे हैं तो वहां देखिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, टाइम अप हो गया है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।